हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कलाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं विलियन वाले चैप्टर के अगले टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है विलियन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सांद्रता का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिएगा, सांद्रता क्या होती है। विलयन में उपस्थित या विलायक में उपस्थित, विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। यहां पे मैंने दो वर्ड काम में लिए हैं, विलायक या विलयन। केवल ये बोलना गलत है कि विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा, और केवल ये बोलना भी गलत है कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा। यहां पर हमें दोनों शब्द बोलने होंगे, विलायक या विलयन में। क्यों, उसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद में दूंगा। तो सांद्रता का मतलब क्या होता है, विलायक या विलयन में उपस्थित, विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को क्या कहा जाता है, सांद्रता कहा जाता है। विलायक या विलयन में, विलायक या विलयन में उपस्थित, विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को, आपेक्षिक मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। किसकी सांद्रता? सांद्रता विलयन की होती है। सांद्रता किसकी होती है? विलयन की होती है। तो विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं या सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। सांद्रता का मतलब होता है कि विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की आपेक्षिक मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। सर, ये आपेक्षिक शब्द यहां पर क्यों लगाया? आपेक्षिक शब्द लगाने के पीछे सिर्फ एक ही इसका मोटो है, वो क्या है कि विलायक या विलयन की जो मात्रा होती है उसे निश्चित रखा जाता है, और फिर उसमें ये देखा जाता है कि आपने उसमें कितना विलेय पदार्थ घोला है ना। तो इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, धीरे धीरे आपके ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। फिलहाल परिभाषा याद रखिएगा कि विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो आपेक्षिक मात्रा होती है, रिलेटिव अमाउंट जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब देखिएगा, सांद्रता का मापन कौन कौन से तरीकों से किया जाता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सांद्रता का मापन। सांद्रता का मापन, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता का मापन। देखिएगा, सांद्रता को मापने के अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला तरीका है मोलरता। पहला तरीका क्या है? मोलरता है। मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल
एम से। सांद्रता का मापन करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है? मोलरता। दूसरा जो तरीका है वो है नॉर्मलता। दूसरा जो तरीका है वो क्या है? नॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलता को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। मोलरता को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से। तीसरा जो तरीका है वो है मोललता। क्या है? मोललता। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोललता को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से, स्मॉल एम से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। चौथा जो तरीका है उसका नाम है फॉर्मलता। क्या है? फॉर्मलता। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। पांचवा जो तरीका है उसका नाम है मोल अंश। क्या है? मोल अंश। मोल अंश को एक्स से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है। मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश को मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश को मोल भिन्न भी कहते हैं। तो बताइएगा पांचवा तरीका कौन सा है? मोल अंश। जो छठा तरीका है उसका नाम है सामर्थ्य। क्या है? सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। क्या है? स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेंथ। एक एक को हम पढ़ेंगे। सातवां तरीका है प्रतिशतता, परसेंटेज। क्या है? प्रतिशतता या परसेंटेज। और आठवां जो तरीका है उसका नाम है पीपीएम। और नौवां जो तरीका है उसका नाम है पीपीबी। ठीक है। तो सांद्रता का मापन करने के कौन कौन से तरीके हैं? सांद्रता को मापने के, किसी विलयन की सांद्रता को मापने के कौन कौन से तरीके हैं? वो सारे तरीके मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। पहला तरीका कौन सा है? मोलरता है। सर मोलरता को किस प्रकार डिनोट किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, मोलरता को कैपिटल एम से, बड़े एम से डिनोट किया जाता है। दूसरा क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है मोललता। मोललता को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिर है फॉर्मलता। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। फिर है मोल अंश। मोल अंश को एक्स से डिनोट करते हैं। सामर्थ्य। सामर्थ्य को किससे डिनोट किया जाता है? सामर्थ्य को एस से डिनोट करते हैं। आप लिख सकते हैं किससे डिनोट किया जाता है? एस से। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। प्रतिशतता, परसेंटेज, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पीपीएम और पीपीबी, ये क्या है? सांद्रता को मापने के तरीके हैं। ठीक है। चलिएगा, अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मोलरता की बात करेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मोलरता की। मोलरता एम, कैपिटल एम। देखिएगा मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित एक लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलयन की
मोलरता कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहा जाता है ना। क्या है परिभाषा इसकी, याद रखिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के कितने मोल उपस्थित है। यदि 5 मोल उपस्थित है तो मोलरता 5 मोल प्रति लीटर होगी। 2 मोल उपस्थित है तो मोलरता 2 मोल प्रति लीटर होगी। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास किसी विलयन का 10 लीटर आयतन उपस्थित है। मेरे पास कोई विलयन है, उसका आयतन कितना है, 10 लीटर। इस 10 लीटर में विलेय पदार्थ के जो मोल है उसके मोल कितने हैं, मान लिया 2 मोल है। तो अब आपसे पूछ ले कि 10 लीटर विलयन में यदि विलेय पदार्थ के 2 मोल है तो इस विलयन की मोलरता कितनी होगी। तो मोलरता आपको 1 लीटर में निकालनी होती है। तो 10 में कितने मोल उपस्थित है, 2। तो बताओ 1 लीटर में कितने मोल होंगी, 1 लीटर में कितने मोल होंगी, 2/10 यानी 0.2। तो इस विलयन की जो मोलरता होगी वो होगी 0.2 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब आपने मोलरता निकालने के लिए विलयन के कुल आयतन का भाग दिया कि नहीं दिया, क्योंकि हमें मोलरता 1 लीटर में निकालनी होती है। हमें ये निकालना होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित है। तो बताओ कुल आयतन का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, कुल आयतन का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो बताओ मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिएगा। मोलरता का सूत्र क्या होगा, देखिएगा। मोलरता m बराबर होगा विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, आयतन आपको किस में लिखना है, आयतन आपको लिखना है लीटर में। आयतन आपको किस में लिखना होता है, लीटर में। आयतन आपको किस में लेना होता है, लीटर में। तो बताओ मोलरता बराबर क्या होती है, मोलरता होती है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। ठीक है, ये मोलरता का क्या है, सूत्र है। अब बात आती है कि सर मोल का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा मोल क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूं कि मोल होता है पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई। मोल क्या है, मोल का क्या मतलब होता है, देखिएगा। मोल क्या है, मोल है पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई को मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। सर पदार्थ की मात्रा का क्या मतलब है, पदार्थ की मात्रा का क्या मतलब है, सुनिएगा। पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पदार्थ की बात कर रहे हो। जैसे मान लिया कि मैंने आपको कहा कि बाजार से पंखे लेके आओ, तो आप ये कहोगे कि सर कितने पंखे लेके आऊं, तो आपको मैं कहूंगा कि आप 10 पंखे लेके आ जाओ। इसका मतलब वहां पर पंखों की जो मात्रा है वो संख्या में मापी जा रही है। किस में मापी जा रही है, संख्या में। तो पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या है, पदार्थ की मात्रा का मतलब संख्या से हो सकता है,
जैसे मैंने आपको कहा कि 10 पंखे लेके आओ, यानी पंखों की मात्रा कितनी है, 10 है। मैं आपसे कहूँ 10 किलोग्राम चीनी लेके आओ, चीनी अगर मैं आपसे कहूँगा चीनी लेके आनी है, कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम। इसका मतलब वहां पर पदार्थ की जो मात्रा है वो किलोग्राम में मापी जा रही है, यानी द्रव्यमान भी पदार्थ की क्या होती है, मात्रा। यानी पदार्थ की मात्रा का मतलब द्रव्यमान से भी हो सकता है। और मैं आपसे कहूँ इस सिलेंडर में 10 लीटर गैस भरवा के लाओ, इसका मतलब गैस की जो मात्रा है वो किस में मापी जा रही है, लीटर में। यानी आयतन जो होता है ना, वो भी पदार्थ की क्या होती है, मात्रा। यानी संख्या को, द्रव्यमान को और आयतन को, तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, मात्रा बोल सकते हैं। डिपेंड करता है हम किस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ पेन लेके आओ, तो पेन की मात्रा संख्या में मापी जाएगी। मैं आपसे कहूँ कि मार्केट से आप चीनी लेके आओ या नमक लेके आओ, तो वहां पर आपको वजन मापना होगा। मैं आपसे कहूँ कि मार्केट से आप इस गैस के सिलेंडर में गैस भरवा के लाओ, तो वहां पे मात्रा किस में मापी जाएगी, आयतन में। तो पदार्थ की मात्रा की जो एसआई इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोल। यदि आपको संख्या से मोल निकालना हो, द्रव्यमान से मोल निकालना हो, आयतन से मोल निकालना हो, तीनों के तरीके अलग अलग हैं। यदि आपको संख्या से मोल निकालना होता है, संख्या से आपको क्या निकालना होता है, मोल, तो आपको क्या करना होता है, संख्या में Na का भाग देना होता है। संख्या में किसका भाग देना होता है, Na का। Na का मतलब होता है आवागाद्रो संख्या। Na का मान कितना होता है, ये पता होना चाहिए आपको, 6.022 गुणा 10 की घात 23, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कार्बन के 5 परमाणु हैं, तो बताओ मोल कितने होंगे, तो संख्या में किसका भाग दे दो, Na का। तो संख्या से मोल निकालने के लिए आपको Na का क्या देना होता है, भाग देना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास कार्बन के 10 परमाणु हैं, तो बताओ कार्बन के कितने मोल मेरे पास उपस्थित है। तो जो संख्या आपके पास है ना, उसमें किसका भाग दे देते हैं, Na का। तो 10/Na उसके क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास नाइट्रोजन परमाणु के 50 परमाणु उपस्थित है, कल्पना कर रहे हैं, तो बताओ 50 में किसका भाग लग जाएगा, Na का। तो संख्या से मोल निकालने के लिए Na का क्या लगता है, भाग। यदि आपको द्रव्यमान से, द्रव्यमान ग्राम में हम लेते हैं, यदि आपको द्रव्यमान से मोल निकालना हो तो हम अणुभार का भाग देते हैं, या परमाणु है तो परमाणु भार का क्या लगता है, भाग। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, मोल बताओ, तो हम 12 में किसका भाग देंगे, कार्बन के परमाणु भार का। तो बताओ कितना मोल आएगा, 1 मोल। मैं आपसे कहूँ मेरे पास 22 ग्राम CO2 है, तो CO2 का मतलब क्या हो गया, अणु हो गया। CO2 का मतलब क्या हो गया, अणु हो गया। तो बताओ 22 में किसका भाग लगेगा, CO2 के अणु भार का। 22 में किसका भाग लगेगा, CO2 के अणु भार का। और CO2 का अणु भार कितना होता है, 44। तो बताओ मोल कितने आ गए, 1/2 मोल आ गए। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, ठीक है। ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान से जब आपको मोल निकालना हो तो अणु भार का भाग लगता है यदि आप अणु की बात कर रहे हो तो, और परमाणु भार का भाग लगता है यदि आप परमाणु की बात कर रहे हो तो। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, परमाणु हो गया, तो इसमें किसका भाग लगेगा, 14 का। और मैं आपसे कहूं मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, तो बताओ नाइट्रोजन गैस का अणुभार कितना होता है, 28 होता है। तो 28 में किसका भाग लग जाएगा, 28 का, ठीक है। तो ये जनरल जानकारी मैंने आपको दी। और अगर आपके पास गैस का आयतन होता है तो HTP एवं NTP पर हम 22.4 का भाग देते हैं। आयतन में किसका भाग लगता है, 22.4 का। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। आयतन से यदि आपको मोल निकालना हो तो 22.4 का भाग लगता है। आयतन को लीटर में लिखना होता है। यदि आपको द्रव्यमान से मोल निकालना है तो आपको किसका भाग देना होता है, परमाणु भार का या अणु भार का। और यदि आपको संख्या से मोल निकालना हो तो आपको आवागाद्रो संख्या, Na का मतलब क्या होता है, आवागाद्रो संख्या का क्या देना होता है, भाग देना होता है। तो ये बातें मैंने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर मोल शब्द आया है। हालांकि मोल अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो मोल का मतलब क्या होता है, वापस से सुन लो। मोल का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या होती है, मोल होती है। मात्रा का मतलब संख्या से भी होता है, मात्रा का मतलब द्रव्यमान से भी होता है, मात्रा का मतलब आयतन से भी होता है। वो डिपेंड करता है उस विषय वस्तु की जिसकी हम बात कर रहे हैं। यदि आपको संख्या से मोल निकालना हो तो किसका भाग दोगे, Na का। वापस बता देता हूँ,
संख्या से मोल निकालना हो तो आप किसका भाग दोगे, Na का। Na मतलब क्या है, आवागाद्रो संख्या, और आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। यदि आपको द्रव्यमान से मोल निकालना है तो जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में लेंगे, हम कह सकते हैं ग्राम में मात्रा, बट्टा किसका भाग लगेगा, परमाणु भार यदि परमाणु की बात हो रही है, और अणु भार यदि अणु की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आप नाइट्रोजन की बात करते हो तो 14 का डिवाइड करना है, और CO2 गैस की बात करते हो तो 44 का क्या देना है, भाग, किसमें, जो आपके पास ग्राम में मात्रा है उसमें। और आयतन में क्या होता है, मोल कैसे निकलेगा आयतन से, जो आपको आयतन दे रखा है लीटर में, उसमें आपको किसका भाग देना है, 22.4 का, है ना, 22.4 का भाग देना है, क्योंकि एक मोल में गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास 11.2 लीटर CO2 गैस है, मोल बताओ कितने होंगे, 11.2 लीटर क्या है, CO2 गैस, मोल बताओ कितने होंगे, तो बताओ इसमें किसका भाग दोगे आप, 22.4 का, मतलब कितने मोल आ गए, 1/2 मोल आ गए। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिलहाल हम मोल के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मोल का मतलब मैंने आपको बता दिया। हम बात कर रहे हैं मोलरता की। तो देखो मोलरता, मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन किस में लिखना होता है, लीटर में। अब हम बात करेंगे कि विलेय के मोल कैसे निकलेंगे। तो विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। देखिएगा अणुभार लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर इसको आणविक द्रव्यमान भी आप बोल सकते हो, इसको आप मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हो। तीनों ग्राम प्रति मोल में मापे जाएंगे। किसमें मापे जाते हैं, ग्राम प्रति मोल में। तो विलेय के मोल बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार, या विलेय का आणविक द्रव्यमान, या विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो विलेय के मोल बराबर क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, अब विलेय की ग्राम में मात्रा को मैंने मान लिया WA, क्या मान लिया, WA, है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा को मैंने क्या मान लिया, WA। इस पूरे चैप्टर में मैं विलेय के लिए A शब्द काम में लूंगा, विलेय के लिए A शब्द काम में लूंगा, और विलायक के लिए जहां जहां विलायक आएगा मैं वहां विलायक के लिए क्या शब्द काम में लूंगा, B। पूरे चैप्टर में ये फिक्स रहेगा। ठीक है, जब जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा तो विलेय को मैं A बोलूंगा और विलायक को मैं क्या बोलूंगा, B बोलूंगा। ठीक है, तो बताओ विलेय की ग्राम में मात्रा मैंने कितनी मान ली, WA मान ली, है ना। ग्राम में मात्रा को मैं W बोलने वाला हूँ, ग्राम में मात्रा को मैं क्या बोलने वाला हूँ, W। तो W का मतलब हो गया ग्राम में मात्रा, और किसकी, A की, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, WA। याद रखिएगा ग्राम में मात्रा को मैं W बोलने वाला हूँ, और अणुभार को मैं M बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूँ, M। ये भी लिख देता हूँ मैं साइड में, देखो, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं हो। ग्राम में मात्रा को मैं W बोलने वाला हूं, और अणुभार को मैं क्या बोलने वाला हूं, M, है ना। MA कर दूंगा तो वो विलेय का अणुभार हो जाएगा, MB कर दूंगा तो वो विलायक का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम में मात्रा को मैं W बोलूंगा, अणुभार को मैं M बोलूंगा। MA का मतलब विलेय का हो जाएगा, और MB का मतलब किसका हो जाएगा, विलायक का। यहाँ पर हमें किसके अणुभार की जरूरत है, विलेय के अणुभार की जरूरत है ना। तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको मान रहे हैं MA। इसको क्या मान रहे हैं, MA मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको, MA।
ठीक है। यदि मान लो विलायक का अणुभार होता तो उसको मैं क्या लिखता, Mb लिखूंगा। ये फिक्स है ना। जब जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तब तब मैं विलय को A बोलूंगा, विलायक को B बोलूंगा, ग्राम में मात्रा को W बोलूंगा, अणुभार को M बोलूंगा। Ma विलय का अणुभार होगा, Mb विलायक का अणुभार होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताइएगा विलय के मोल बराबर हो गया विलय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलय का अणुभार। अब बताइएगा जो विलयन का आयतन है ना, उसको मैंने मान लिया V लीटर। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, इसको मैंने बोल दिया V लीटर। ठीक है, तो बताओ M का सूत्र क्या हो जाएगा। M का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिएगा M बराबर हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और विलय के जो मोल हैं वो क्या है, WA बटा MA, WA बटा MA। ठीक है, WA बटा MA। और विलयन का आयतन क्या है, V लीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V लीटर। ये सूत्र किसका है, मोलरता का। सर ये वाला सूत्र कब काम में लेना है, ये वाला सूत्र कब काम में लेना है, सुनेगा। यदि आपको सवाल में विलय के मोलों की संख्या दे रखी है और विलयन का आयतन दे रखा है और मोलरता पूछी है तो ये वाला सूत्र काम में आएगा। यदि आपको सवाल में विलय के मोल नहीं दे रखे हैं, विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है और विलय का नाम आपको दे रखा है, विलय का क्या दे रखा है, नाम, उस नाम से तो आप उसका अणुभार निकाल लोगे और ग्राम में मात्रा रख देना, और आयतन किस में दे रखा होगा, लीटर में, तो ये वाला सूत्र काम में लेना है। लेकिन आपको यदि विलयन का आयतन लीटर में ना दे के ml में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए, ml में, तो हम ml को वापस किस में बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे। तो देखिएगा यदि आपको ml में आयतन दे रखा है तो आप क्या करोगे, WA बटा MA इंटू बाई V लीटर है ना, इसकी जगह अगर मैं VML लिख दूं तो उसको वापस किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में। लीटर में बदलने के लिए ml में किसका भाग लगेगा, 1000 का, और 1000 का अगर आप भाग देते हो तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से। तो ये सूत्र किसका है, मोलरता का, है ना। तो मोलरता WA बटा MA इंटू बाई V लीटर, M बराबर WA बटा MA इंटू बाई VML, ऊपर किससे गुणा, 1000 से। जनरली विलयन का जो आयतन है वो आपको ml में दिया जाता है और जनरली विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो आपको ग्राम में दी जाती है, इसलिए जनरली ये वाला सूत्र सबसे ज्यादा काम में आता है। तो M बराबर क्या हो गया, WA बटा MA। WA क्या है, वापिस से सुन लीजिएगा, विलय की ग्राम में मात्रा है। MA क्या है सर, MA है विलय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। VML क्या है, विलयन का आयतन ml में, और ऊपर किससे गुणा कर दिया, 1000 से। अब देखिएगा मोलरता है, इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई आपसे पूछे तो मोल, ऊपर मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, आयतन होता है, किसमें, लीटर में। तो मोलरता की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गई मोलरता। अब इस पे आधारित एक सवाल अपन कर लेते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया। 20 ग्राम NaOH है, इसको किस में घोला गया, जल में घोला गया। जल में घोलकर क्या बनाया गया, एक विलयन बनाया गया, और विलयन का आयतन कितना है, 500 ml। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो।
ये सवाल है ना, बहुत आसान सा सवाल है। इस सवाल को करवाने का उद्देश्य सिर्फ ये है ताकि आप मोलरता के सूत्र से परिचित हो सको। ठीक है, आपको मुझे एक बात बताओ कि विलेय की ग्राम्य मात्रा आपको कितनी दे रखी है? सर विलेय की ग्राम्य मात्रा हमें दे रखी है 20 ग्राम। विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी दे रखी है? 20 ग्राम दे रखी है। किस में घोला गया? जल में। जल में घोलकर जो विलयन बनाया गया वो कितना बनाया गया? 500 ml बनाया गया। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि इस विलयन की मोलरता कितनी होगी। इस विलयन की आपसे क्या पूछी गई है? मोलरता पूछी गई है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपसे मोलरता पूछी गई ना, तो सबसे पहले हम मोलरता का सूत्र लिख लेंगे। तो m बराबर होता है WA बटा MA, WA बटा MA इंटू बाई VML। ऊपर किससे गुणा करेंगे? 1000 से। सर ऊपर 1000 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि हम आयतन लीटर में लेना चाहते हैं। मोलरता में आयतन किस में होता है? लीटर में होता है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, और 1000 का भाग आप दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मुझे एक बात बताओ, सवाल में आपको क्या क्या गिवन है? सवाल में आपको WA दे रखा है। WA क्या है? मैंने आपको बता दिया, विलेय की ग्राम्य मात्रा। विलेय की ग्राम्य मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 20 ग्राम। कितनी दे रखी है? 20 ग्राम। ठीक है। MA क्या है? MA है विलेय का अणुभार। अणुभार कैसे निकालोगे? MA किसका निकालना है आपको? NaOH का। तो देखिएगा, आपको सबको पता होगा कि Na का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु भार होता है 23। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 40 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल। ठीक है। तो बताओ WA कितनी हो गई? 20 ग्राम। MA कितना हो गया? 40 ग्राम प्रति मोल, है ना। अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, तीनों को किस में मापा जाता है? ग्राम प्रति मोल में मापा जाता है। और VML आपको कितना दे रखा है? VML आपको दे रखा है 500 ml। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो m बराबर आएगा, WA कितना है बच्चों? WA है 20। ठीक है। विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है? 20। विलेय का अणुभार कितना है? 40। आप चाहो तो इकाई भी लिख सकते हो उसकी 20 ग्राम, और 20 ग्राम प्रति मोल। चलो VML कितना है? VML आपको दे रखा है 500। VML कितना है? 500। ऊपर किससे गुणा करोगे? 1000 से। 1000 से गुणा करते ही ये किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। तो ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो मोल ऊपर चला जाएगा, और ये लीटर में है। तो बताओ इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो बताओ इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 40 को 20 से काटेंगे कितना आएगा? 1/2। ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, ये इससे काटोगे तो कितना आएगा? 2। 10 में 5 का डिवाइड करना है, 2 आएगा। तो बताओ ऊपर 2 है और नीचे भी कितना आया? 2। तो यहाँ पे आ गया 2। 2 को 2 से काटा, कितना आया? 1 मोल प्रति लीटर। 1 मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो गई? 1 मोल प्रति लीटर हो गई। समझ में आया ना? 20/40 गुणा 500, ऊपर किससे गुणा है? 1000 से। 1000 को 500 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 से। और 40 को 20 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 से। 2 और 2 आपस में कटेंगे तो कितना आएगा? 1 मोल प्रति लीटर। तो मोलरता क्या होती है वो मैंने आपको बताया, उस पर आधारित एक सवाल मैंने आपको करवाया। और भी सवाल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे पेपर के माध्यम से, और भी क्वेश्चंस हम क्लास में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बार आप वापस से समझ लीजिएगा कि मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। और मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय की ग्राम्य मात्रा बटा विलेय का अणुभार इंटू बाई VML। ऊपर किससे गुणा कर देते हैं? 1000 से। एक सवाल और करते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। 100 ml विलयन बनाया गया।
इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इस विलयन की आपसे क्या पूछी गई है? मोलरता पूछी गई है। तो कैसे करेंगे, है ना? जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, सवाल में जो कुछ भी आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यदि आपको उसका फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर्मूला मालूम है, आपको सवाल करना नहीं आ रहा, आप सबसे पहले फॉर्मूला उसका लिख लो। तो फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर WA बटा MA इंटू बाई VML ऊपर किससे गुणा? 1000 से। सर आपने यही फॉर्मूला क्यों लिखा? आपने दो फॉर्मूले और भी तो बताए थे, वो क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जो सवाल आपको दे रखा है ना, उस सवाल में आपको विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है, आपको विलयन का आयतन ml में दे रखा है। यदि आपको लीटर में दिया हुआ रहता तो आप यहाँ पे V लीटर लिख लेते, ऊपर फिर 1000 से गुणा नहीं होता। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? देखिएगा, बताओ यहाँ पर आपको विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 18। WA आपको कितना दे रखा है? 18 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज है, बताओ ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा? ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होगा, C6H12O6। इसका अणुभार आप निकालिएगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, तो 6 गुणा 12, 6 गुणा 12। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? 1 होता है, प्लस 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन है? 6, 6 गुणा 16, है ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अणुभार आएगा 180 ग्राम प्रति मोल, 180 ग्राम प्रति मोल चलेगा। VML आपको कितना दे रखा है सर? VML हमें 100 ml दे रखा है, तो हम VML लिख देंगे यहाँ पर 100। अब कुछ नहीं है सवाल में, बस वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, m बराबर WA कितना है सर? WA है 18, MA कितना है? 180 इंटू बाई VML कितना है? 100, ऊपर किससे गुणा हो जाएगा? 1000 से। ठीक है, बताइएगा 10 20 30 10 20 30, 18 से 18 कट गया, कितना आ गया? 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ रहा है? 1 मोल प्रति लीटर। तो ये दो इजी क्वेश्चंस मैंने आपको मोलरता पे आधारित करवाई। अब मान लीजिएगा कि एक सवाल अपन ऐसा लें जिसके अंदर आपको ग्राम में मात्रा नहीं दे रखी, मान लो आपको मोल ही दे दिए डायरेक्ट। जैसे एक 5 लीटर विलियन में, 5 लीटर विलियन में ग्लूकोज के 2 मोल उपस्थित है। 2 मोल क्या है? उपस्थित, 2 मोल उपस्थित है। एक 5 लीटर विलियन है, इस 5 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल उपस्थित है? 2 मोल उपस्थित है। मोलरता बताओ, मोलरता m का मान ज्ञात करो, है ना? तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ग्राम में मात्रा दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। क्या आपको आयतन ml में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले वाला हमारा सूत्र था ना, कौन सा वाला? देखो ये वाला, मैं दिखा देता हूं आपको। ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र काम में आ जाएगा। विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। तो बताओ m बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। बताओ विलेय के मोल आपको कितने दे रखे हैं? विलेय के मोल आपको दे रखे हैं 2,
और विलयन का आयतन आपको इतना दे रखा है 5 लीटर, तो 2/5, और 2 में जब आप 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मोलरता पे आधारित एक और सवाल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सांद्रता की अगली इकाई। सांद्रता की जो अगली इकाई है उसका नाम है नार्मलता। सांद्रता की अगली जो इकाई है उसका नाम क्या है, नार्मलता। नार्मलता को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। देखिएगा क्या होती है नार्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहा जाता है, नार्मलता कहा जाता है। देखिएगा मोलरता में हमने क्या पढ़ा, मोलरता में हमने पढ़ा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। मोल के स्थान पे यदि आप ग्राम तुल्यांक शब्द काम में ले लो तो वो परिभाषा किसकी हो जाएगी, नार्मलता की। तो नार्मलता क्या होती है, देखिएगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नार्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, नार्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नार्मलता कहते हैं, जबकि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो बताओ नार्मलता और मोलरता में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर आ रहा है। मोलरता में विलेय के मोल होते हैं और नार्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांक होते हैं। तो बताइएगा नार्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा, नार्मलता बराबर हो जाएगी विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। और आयतन किस में लिखना है आपको, लीटर में। तो बताओ नार्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत एक आएगी यहां पर कि सर इस ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है। देखिएगा मोल का मतलब मैंने आपको बताया था कि मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। उसी प्रकार ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। अणुभार की जगह क्या काम में लेते हैं, तुल्यांकी भार। यानी किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा में यदि आप अणुभार का भाग देते हो तब तो आते हैं मोल। ग्राम में मात्रा में यदि आप अणुभार का भाग देते हो तब तो निकल के आता है मोल। और ग्राम में मात्रा में यदि आप तुल्यांकी भार का भाग देते हो तो निकल के आते हैं ग्राम तुल्यांक। तो बताओ विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय
का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार। सर यदि मोल होता तो क्या किया था अपन ने, मोल में किया था अणुभार का भाग दिया था, यहाँ पे हम किसका भाग दे रहे हैं, तुल्यांकी भार का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विलेय को मैं A बोलूंगा, विलायक को मैं B बोलूंगा, ग्राम में मात्रा को मैं W बोलूंगा, अणुभार को मैं M बोलूंगा। MA का मतलब होगा विलेय का अणुभार, MB का मतलब होगा विलायक का अणुभार, WA का मतलब होगा विलेय की ग्राम में मात्रा और WB का मतलब होगा विलायक की ग्राम में मात्रा। तो मुझे यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा को डिनोट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, WA। और विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। और इसको हम E से शो करेंगे, और E किसका, विलेय का है ना, तो विलेय के लिए A, तो इसको मैं EA से डिनोट करूंगा। तो बताओ विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर हो गया विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार WA बटा EA। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे बढ़िए। देखिएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बताओ, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। इसको मैंने मान लिया V लीटर, ठीक है, जैसा कि पहले माना था। तो बताओ अब नॉर्मलता का सूत्र क्या आएगा, नॉर्मलता बराबर आ जाएगा WA बटा MA इंटू बाई बताओ V लीटर। वापिस से लिख देता हूं, WA बटा EA इंटू बाई V लीटर। और लीटर को अगर ml में लिखना हो तो ऊपर किससे गुणा करोगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि हमें लिखना लीटर में होता है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगेगा, और भाग दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बताओ नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, सर WA बटा MA इंटू बाई VML, ऊपर किससे गुणा, सॉरी MA नहीं है, EA होगा ना, EA होगा। तो N बराबर WA बटा EA इंटू बाई VML, ऊपर किससे गुणा, 1000 से। ये किसका सूत्र आ गया, नॉर्मलता का। ये भी सूत्र किसका है, नॉर्मलता का। यदि आपको आयतन लीटर में दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगेगा, आयतन ml में दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। दोनों में अंतर सिर्फ 1000 का, इसमें 1000 ऊपर गुणा होता है, यहाँ पर 1000 ऊपर गुणा नहीं होता। अब देखिएगा इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट। यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है ग्राम तुल्यांक, नीचे क्या है आयतन, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आरपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उनको अभी अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है सर अणुभार तो हमने निकालना आता है हमें। अणुभार तो हम क्या करते हैं, कोई भी अणु होता है उसमें जो उपस्थित परमाणु होते हैं सबके परमाणु भारों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो उस अणु का क्या निकल के आ जाता है, सर अणुभार निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तुल्यांकी भार आया है, तो सर हम तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तुल्यांकी भार हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार E। देखिएगा तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको हम समझते हैं। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा VF। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटा VF। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटा VF। सर ये VF क्या है, VF है वैलेंसी फैक्टर। VF क्या है, वैलेंसी फैक्टर।
यानी संयोजकता गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता गुणांक। यदि आप किसी पदार्थ के अणुभार में, यदि आप किसी पदार्थ के अणुभार में उसके VF का भाग दे दो, यदि आप किसी पदार्थ के अणुभार में उसके VF का भाग दे दो तो उस पदार्थ का क्या निकल के आ जाएगा? सर उस पदार्थ का तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। सर VF कैसे ज्ञात करते हैं? तो वो भी अभी हम ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले हमारा EA क्या हो जाएगा? EA बताओ किसका तुल्यांकी भार था? विलेय का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार किसका आएगा? विलेय का MA बटा VF। सही बात है कि नहीं? ये बताओ EA बराबर क्या हो जाएगा? MA बटा VF। अब देखिएगा हमारा जो ये सूत्र था ना, ये वाला, इसमें हम EA का मान रख सकते हैं। इसमें हम किसका मान रख सकते हैं? EA का। और EA बराबर हम क्या रखेंगे? EA बराबर हम क्या रखेंगे? MA बटा VF। सर MA क्या है? MA है भैया विलेय का अणुभार। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि A शब्द मैं विलेय के लिए काम में ले रहा हूँ और M अणुभार के लिए। तो MA क्या है? विलेय का अणुभार। और VF क्या है? सर VF है संयोजकता गुणांक, है ना, वैलेंसी फैक्टर। तो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो सूत्र आया था ना अपना, कौन सा सूत्र? ये। इसमें अगर मैं EA का मान रखूं तो बताओ WA बटा EA की जगह मैं क्या लिखूंगा? MA बटा VF। VF कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसको मैं वापस से लिख लेता हूं। देखो हमारे पास जो सूत्र आया था, हमारे पास जो सूत्र आया था वो क्या था? हमारे पास सूत्र आया था N बराबर WA बटा EA इंटू बाई VML। ऊपर किससे गुणा किया था हमने? 1000 से। अब मैं इस EA की जगह ये मान रख रहा हूं तो बताओ क्या आ जाएगा? N बराबर WA बटा EA की जगह मैंने क्या रख दिया? MA रख दिया। ठीक है, चलो, बटा VF इंटू बाई VML। ऊपर किससे गुणा? 1000 से। अब बताओ ये VF यहां से हटेगा और कहां पर गुणा हो जाएगा? सर ये यहां गुणा हो जाएगा। तो मैं इसको गुणा कर देता हूं, यहां पर ये अलग पेन ले लेता हूं, VF। बताओ ये सूत्र आ गया हमारे पास किसका? नॉर्मलता का। किसका सूत्र आ गया? नॉर्मलता का सूत्र आ गया सर ये आपके पास में। नॉर्मलता का सूत्र आ गया। नॉर्मलता बराबर होता है WA बटा MA इंटू बाई VML। ऊपर किससे गुणा? 1000 से। और आगे किससे गुणा? VF से। अब इसमें देखो यहाँ ये वाला पद देखिएगा, इसको देखिएगा आप, ये क्या है? मोलरता है कि नहीं है? देखो मैंने आपको मोलरता पढ़ाई थी, वो दिखाता हूँ वापस। ये देखो ये रही मोलरता आपकी। ये देखो WA बटा MA इंटू VML। ऊपर किससे गुणा था? 1000 से। ये क्या थी? मोलरता थी। तो ये वाला पद हमारे पास इसमें भी आया है, देखो ये रहा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? मोलरता लिख सकते हैं। तो N बराबर क्या हो जाएगा? M गुणा VF। यानी नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता गुणा VF। सर ये VF क्या है? तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, अभी VF की हम बात करने वाले ही हैं। VF की हम बात करने वाले ही हैं। तो N बराबर क्या हो गया? M गुणा VF। यानी हम कह सकते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता गुणा VF। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता गुणा VF। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो VF होता है ना, VF उसका मान हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। VF का जो मान है वो हमेशा 1 के बराबर या उससे क्या होता है? बड़ा। 1 से छोटा कभी भी नहीं होता। VF का जो मान है वो 1 के बराबर या उससे क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस आधार पे यदि हम देखें तो नॉर्मलता जो है ना वो या तो मोलरता से बड़ी होगी या उसके क्या होगी? बराबर। यानी नॉर्मलता और मोलरता में बड़ा कौन होता है? नॉर्मलता। या दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। कभी भी मोलरता नॉर्मलता से बड़ी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी में पूछा जा सकता है। आजकल आरपीएससी कथन वाले क्वेश्चन देने लग गई है। तो कथन वाले क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मलता मोलरता से बड़ी होती है, नॉर्मलता मोलरता के बराबर होती है, नॉर्मलता मोलरता से छोटी होती है, या फिर नॉर्मलता मोलरता के बराबर या उससे बड़ी होती है। तो चौथा जो कथन मैंने बोला वो क्या होगा? सही, कि नॉर्मलता का मान
नॉर्मलता का मान मोलरता से अधिक या उसके बराबर होता है। नॉर्मलता का मान मोलरता से अधिक या उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि VF कैसे ज्ञात करें। VF संयोजकता गुणांक। देखिएगा, यदि हम बात करें VF या संयोजकता गुणांक की, तो VF जो है वो जनरली अम्ल, क्षार या लवण के लिए ज्ञात किया जाता है। अम्ल, क्षार एवं लवण के लिए क्या किया जाता है, ज्ञात। एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए VF का मान ज्ञात किया जाता है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अम्ल का VF ज्ञात करना। देखिएगा, किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या को हम क्षारकता कहते हैं, और उस अम्ल की जो क्षारकता होती है वही उसका क्या होता है, VF होता है। तो अम्ल का VF होता है अम्ल की क्षारकता के बराबर। अम्ल का VF अम्ल का VF अम्ल का VF अम्ल का VF अम्ल की क्षारकता के बराबर होता है। अम्ल का VF अम्ल की क्षारकता। सर, क्षारकता क्या होती है? किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या। अम्ल अणु द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या। अम्ल का VF क्या होता है? अम्ल की क्षारकता जो होती है ना, वही उसका क्या होता है, VF। तो अम्ल का VF अम्ल की क्षारकता के बराबर होता है, के बराबर होता है कि अम्ल अणु कितने प्रोटॉन त्याग सकता है ना। जैसे मैं बात करूं HNO3 के VF की, तो इसके पास कितना प्रोटॉन है? सर, इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास एक H+ आयन है। तो बताओ ये कितने H+ आयन त्यागेगा? एक। तो इसका VF कितना हो गया? एक हो गया। यदि हम बात करें H2SO4 की, H2SO4, बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? दो। तो बताओ ये कितने प्रोटॉन त्यागेगा, कितने H+ आयन त्यागेगा? H+ आयन और प्रोटॉन एक ही बात होती है, तो कितने प्रोटॉन या कितने H+ आयन त्यागेगा? दो। तो इसका VF कितना हो गया? दो। जनरली क्या होता है, किसी अम्ल के पास जितने प्रोटॉन होते हैं वो उतना ही उसका VF होता है, लेकिन 3 एग्जाम्पल्स का आपको विशेष ध्यान रखना है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसे मैं आपसे कहूँ HCl का बताओ, तो कितना हो जाएगा? एक। अब 3 एग्जाम्पल मैं अलग कलर में लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से रहे। कौन कौन से? इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, सबको पता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl जलीय विलयन में है। अब मैं 3 अम्लों की बात कर रहा हूं, वो कौन कौन से अम्ल हैं देखिएगा। एक तो है आपका H3PO4, इसको कहते हैं फोरिक अम्ल।
फोस्फोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? फोस्फोरिक अम्ल। इस अम्ल के पास आपको कितने प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं? सर इसके पास 3 प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका VF कितना होना चाहिए? 3। और होता भी कितना है? 3 ही होता है। तो सर इसमें नई बात क्या है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि फोस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो फोस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? 3 होती है। इसे फोस्फोरिक अम्ल जो है इसको ऑर्थो फोस्फोरिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एक और नाम है, मैं लिख देता हूं। क्या नाम है इसका? एक और नाम है ऑर्थो फोस्फोरिक अम्ल। और इसकी संरचना कैसी होती है? देखो, P डबल बॉन्ड OH OH और OH, ठीक है। ये तो हो गया H3PO4। इसकी क्षारकता कितनी है? 3, यानी इसका VF कितना है? 3 है। दूसरा जो अम्ल है अपना, उसका नाम है फोस्फोरस अम्ल। सूत्र होता है H3PO3। क्या नाम है इसका? फोस्फोरस अम्ल। फोस्फोरस अम्ल। क्या नाम है इसका? फोस्फोरस अम्ल नाम है। इसे ऑर्थो फोस्फोरस अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका एक और नाम है ना, दोनों नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। ऑर्थो फोस्फोरस अम्ल। ऑर्थो शब्द लगाना है, कुछ नहीं है बस, और है ना। तो बताओ इसका जो VF है वो कितना होना चाहिए? आपको कितना लग रहा है इसको? आपको सर हमें 3 लग रहा है। 3 नहीं होता, इसका कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका VF। आपको इसके पास कितने प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं? कितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं? कितने H+ आयन आपको दिख रहे हैं? दिखने में 3 दिख रहे हैं ना, लेकिन VF कितना है? 2। सर ये कैसे हुआ? इसी में तो राज है ना। ये तो परीक्षा प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है H3PO4 का 3, H3PO3 का कितना? 2, और एक और है आपके पास H3PO2। इसको कहते हैं हाइपो अगले पेज पे लिख देता हूं मैं, H3PO2 हाइपो फोस्फोरस अम्ल। और इसका जो VF है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जबकि हाइड्रोजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं VF के। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इन तीनों को एक जगह लिखता हूँ। कौन कौन से लिखे मैंने? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो है H3PO4, है ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है H3PO3 और एक है H3PO2। देखो इसका VF कितना? सर इसका 3, इसका कितना? 2, इसका कितना? 1। VF का मतलब क्षारकता, क्षारकता का मतलब त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या। तो इसका VF 3, इसका VF 2, इसका VF कितना? 1। सर इसका 3 कैसे हुआ? संरचना देखिएगा, तीनों की संरचना बनाता हूं मैं। ये संरचना है H3PO4 की। ये संरचना किसकी है? H3PO4 की। इसकी संरचना बनाते हैं। ये देखो, ये है H3PO3 की, HHHPOO। कितने O हो गए? 3। और इसकी संरचना है, ये तो किसकी हो गई? H3PO4 की। ये किसकी हो गई? H3PO2 की। सॉरी, H3PO2 नहीं है, ये H3PO3 है। और इसकी देखो, एक इसकी संरचना और बना लेते हैं अपन। ये देखो, केवल वो ही हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में किसी अम्ल के द्वारा त्यागे जाते हैं जो किसी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हो। तो देखो
यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? सर इसमें 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं, 1 2 और 3। तो बताओ इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 3 हो गई। इसमें कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? 2, है ना। ये एक तो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस एक निम्न विद्युत ऋणता का तत्व है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में नहीं निकलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन किस रूप में निकलेंगे? H+ के रूप में। तो बताओ इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 2। और इसमें केवल एक ही प्रोटॉन ऐसा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, RPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, RPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि VF का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सर हमें ये संरचना बनानी पड़ेगी क्या? नहीं, आपको संरचना बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो 3 अम्ल है ना, इसमें मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये जो 3 अम्ल है इसमें मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका क्या है सुनिएगा। VF बराबर सॉरी यहाँ पर क्षारकता या VF बराबर होता है ऑक्सीजन की संख्या -1, ऑक्सीजन की संख्या -1। डायरेक्ट आप बता सकते हो कितने ऑक्सीजन है? 4। तो बताओ VF कितना हो गया? 3। कितने ऑक्सीजन है? 3। VF कितना हो गया? 2। कितनी ऑक्सीजन है? 2। बताओ VF कितना हो गया? 1। जितनी ऑक्सीजन होना उससे 1 कम। लेकिन ये वाला जो तरीका है वो आप सभी अम्लों में मत लगा देना, केवल इसी अम्ल में लगने वाला है, इन तीनों के अंदर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि VF हमने अम्ल का कैसे निकाला। ठीक है, अब देखिएगा अगले पेज पे चलते हैं। क्षार का VF, क्षार का VF, क्षार का VF क्षार की अम्लता के बराबर होता है। क्षार का VF क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता यानी त्यागे जा सकने वाले, त्यागे जा सकने वाले, त्यागे जा सकने वाले OH- आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या। क्षार की अम्लता, क्षार का VF क्षार की अम्लता के बराबर होता है, के बराबर होता है। क्षार का जो VF है वो क्षार की अम्लता के क्या है? बराबर। क्षार का जो VF है वो क्षार की अम्लता के क्या होता है? बराबर होता है। सर क्षार की अम्लता क्या होती है? कि क्षार का अणु कितने OH- आयन त्याग सकता है। तो जनरली जितने होते हैं उतने ही त्याग देगा। तो NaOH की क्षारक VF कितना? NaOH का VF कितना? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का VF कितना? 2। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का VF कितना? 3। तो बताओ कितने OH इसके पास? सर इसके पास 3 OH है तो VF 3 हो जाएगा, 2 OH है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की जरूरत आपको नहीं है। अम्ल के अंदर आपको मैंने बता दिया 3 अम्लों का विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से? H3PO4, H3PO3 और H3PO2। इसके बाद में देखिएगा एक होता है लवण। लवण का VF कैसे निकालते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि VF जनरली हम अम्ल, क्षार और लवण के लिए निकालते हैं। लवण की बात कर रहे हैं। लवण का VF किस प्रकार निकाला जाता है? VF ऑफ सॉल्ट। देखिएगा लवण जो होता है उसका निर्माण धनायन और ऋणायन के मिलने से होता है। लवण का निर्माण धनायन और ऋणायन के मिलने से होता है। जैसे अपने पास NaCl है, तो NaCl का निर्माण हुआ है Na+ और Cl- के मिलने से। जैसे मेरे पास है CaCl2, इसका निर्माण हुआ है कैल्शियम +2 + 2Cl- आयन के मिलने से। धनायन और ऋणायन के मिलने से, परस्पर जुड़ने से, धनायन और ऋणायन परस्पर जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? लवण। यानी लवण के 2 भाग होते हैं, एक धनायन होता है और एक क्या होता है? ऋणायन। धनायन धातु धनायन होता है और ऋणायन अधातु क्या होता है? ऋणायन। ठीक है, तो ये धातु धनायन है और ये क्या है? अधातु ऋणायन। जैसे AlCl3 का निर्माण कैसे हुआ है? AlCl3 का निर्माण हुआ है Al+3 + 3Cl- आयन के मिलने से। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो लवण का VF कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा था। लवण का VF किसी लवण में उपस्थित धनायन या ऋणायन
किसी लवण में धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश उस लवण का VF होता है। आवेश का आपको परिमाण लेना है, मतलब प्लस माइनस हटा देना है आपको, है ना। लवण का VF क्या होता है? धनायन या ऋणायन पर उपस्थित, धनायन या ऋणायन पर उपस्थित, धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश का परिमाण, कुल आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब आपको यहाँ पर प्लस माइनस हटा देना है ना। परिमाण का मतलब क्या है? आपको प्लस माइनस हटा देना है। जैसे NaCl है, मैंने या शब्द लगाया, ये ध्यान रखिएगा आप। क्या लगाया है मैंने? या शब्द लगाया है। क्या लगाया है? या शब्द लगाया है। मतलब आपको कोई एक का लेना है और उसका परिमाण लेना है, प्लस माइनस हटा देना है। तो बताओ NaCl का VF कितना होगा? भाई Na पे कितना आवेश है? सर Na पे +1 है, Cl पे कितना है? -1 है। तो या तो धनायन का आवेश ले लो या ऋणायन का ले लो। बताओ धनायन का कितना है? +1, तो मैं +1 ले लेता हूँ। परिमाण का मतलब इस 1 को हटा दो, है ना, 1 होगा। इसका VF कितना होगा? 1। हालांकि +1 लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन -1 लिखोगे तो दिक्कत होगी ना, इसलिए हम प्लस माइनस को हटा ही देते हैं। तो बताओ VF कितना होता है इसका? 1। तो मैं वापस लिख देता हूँ, NaCl का VF कितना हो गया? 1 हो गया, +1 -1 CaCl2। बताओ कैल्शियम पे कितना आवेश होता है? +2। कैल्शियम पे कितना होता है? +2। Cl पे कितना होता है? -1। Cl पे कितना होता है? -1। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश, इसका मतलब केवल एक Cl का आवेश नहीं लेना है, दोनों Cl का आपको आवेश लेना है, -1 -1, तो -2 हो जाएगा। और कैल्शियम का कितना हो जाएगा? +2। अब या तो +2 ले लो या -2 ले लो, एक लेना है, उसका परिमाण लेना है, तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो कैल्शियम का कितना? +2। और Cl पे कितना? -1 -1। तो या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों ही दो हैं, वो ये प्लस का ये माइनस का है, तो हम कितना लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। जैसे AlCl3 है, बताओ एल्यूमिनियम पे कितना? +3। और Cl कितने हैं? -1 -1 तो तीनों Cl का लेना है। अगर ऋणायन का लोगे तो सारे ऋणायनों का लेना है, एक का मत ले लेना, वरना गलत हो जाएगा। ऐसे तो आप इसका -1 ले लोगे तो एक थोड़ी होगा। फिर समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? अरे भैया इसका +3 है तो ये -1 -1 -3 होगा, तीनों का लेना है। मतलब कुल आवेश लेना है, धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल। क्यों बोल रहा हूँ कुल आवेश का? मतलब जितने भी धनायन या जितने भी ऋणायन है उसका टोटल आवेश लेना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका VF पूछे आपसे, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम जो है उसमें कितने एल्यूमिनियम? सर इसमें 2 है, दोनों पे कितना होगा? +3 और सल्फेट कितने? इसमें 3, -2 -2 तो बताओ धनायन पर कुल आवेश कितना है? +6। ऋणायन पर कुल आवेश कितना है? -6। तो बताओ +6 या -6 का परिमाण कितना? 6। तो ये मैंने आपको किसका VF बताया? लवण का। जैसे Na2CO3 का VF आपको लिखना है, तो बताओ Na2CO3 का VF कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि Na+, +1 तो 2 हो गया। अब माइनस कार्बोनेट का ले लो तो -2 होता है, तो उसका परिमाण कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया VF। तो VF आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है N = m × VF, है ना। तो अगर आपको किसी पदार्थ का VF पता है तो आप उसकी नॉर्मलता बता सकते हो और मोलरता आपको दी हुई रहेगी। जैसे एक सवाल लिखते हैं, 0.2 m H3PO2 या H3PO3 विलयन की नॉर्मलता कितनी होगी? नॉर्मलता कितनी होगी? तो बताओ, आपको मोलरता दे रखी है ना, और पूछिए क्या है? नॉर्मलता। VF कितना है इसका? अभी बताया था, इसका VF कितना होता है? 2। VF कितना होता है इसका? 2। तो हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा VF। मोलरता कितनी दे रखी है? 0.2 और VF कितना है? 2। तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक है, तो इस प्रकार का इजी सा क्वेश्चन है। 0.2 m H3PO3 विलयन की नॉर्मलता बताओ, तो इसका VF कितना होगा? 2। तो मोलरता को VF से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगी इसकी?
नॉर्मलता आ जाएगी। तो ये आपके मैंने वीएफ का कहानी बताई कि वीएफ क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर एक दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, एक विलयन की मोललता एवं नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में क्या है घुला हुआ। एक तो आपसे मोललता, ये मोललता नहीं है, ये मोलरता है, टाइप होने में गलत हो गया। एक तो आपसे मोलरता पूछी गई है और एक आपसे क्या पूछी गई है, नॉर्मलता, है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मोललता नहीं है, ये क्या है, मोलरता है, और ये क्या है, नॉर्मलता। तो मोलरता और नॉर्मलता पूछी गई है, तो सबसे पहले हम मोलरता निकालते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। m बराबर क्या होता है, WA/MA इंटू बाई VML, ऊपर किससे गुणा करते हैं, 1000 से। अब सवाल को पढ़ के मुझे बताओ जल्दी से कि विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है। सर विलेय की ग्राम्य मात्रा है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम, ठीक है। विलेय कौन है सर, H2SO4 है। इसका मतलब इसका अणुभार कितना आएगा, है ना, किसका, H2SO4 का। निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 1 + 1। सल्फर का कितना होता है, 32, ये आपको याद करने होंगे परमाणु भार। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 × 16, टोटल करोगे तो आएगा 98 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। और आयतन आपको कितना दे रखा है, 250 ml, 250 ml, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है, 9.8, MA कितना है, 98, VML कितना है, VML है 250, और ऊपर किससे गुणा कर दिया हमने, 1000 से, ठीक है। तो बताओ 0 से 0 कट गया, 100 में किसका भाग लगा, 25 का, तो कितना आएगा, कितना आ गया बताओ, 4, है ना। या फिर 1000 को 250 से सीधा काट दो, कितने से कटेगा, 4 से। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना आएगा, 0, फिर इसको काटोगे किससे कटेगा, 10 से, और 4 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.4। समझ में आ गई क्या किया मैंने, वापस से बता दूं एक बार। बताओ विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है, 9.8, विलेय का अणुभार कितना है, 98, VML कितना है सर, 250 दे रखा है सवाल में, 250 ही है ना। और ऊपर किससे गुणा करेंगे, 1000 से। 1000 को 250 से काटा, कितने पर कटा, 4 पर। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 0 आएगा, इसको काटोगे कितने पर कटेगा, 10 से। 4 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.4, और 0.4 आ गया, इसकी क्या आ गई, मोलरता आ गई, यानी m लिख सकते हैं अपन, मोल प्रति लीटर को m लिखा जाता है। मोल प्रति लीटर अगर आए तो उसको हम m लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, m। तो मुझे एक बात बताओ, मोलरता आ गई। अब आपसे नॉर्मलता पूछी है, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा VF। मोलरता कितनी आई, 0.4, और VF कितना है, VF कितना है बताओ, VF कितना है, इसका VF कितना होगा, H2SO4 का 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसका VF कितना हो जाएगा, 2, तो बताओ 0.8। ये इसकी क्या आ गई, नॉर्मलता आ गई। तो ये सवाल आई होप आपके समझ में आया होगा। ये मोललता नहीं था, यहाँ पे क्या था, मोलरता था, क्योंकि मोललता तो अभी अपन ने पढ़ी नहीं, है ना। आगे इसकी बात करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 250 ml सेमी मोलर विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है कि 250 ml सेमी मोलर विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको 2 बातें नई सीखने को मिलेगी। नंबर 1, सेमी मोलर का क्या मतलब होता है, और नंबर 2, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में भी आप यहाँ पर एक नई बात यहाँ पर सीखोगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेमी मोलर का मतलब क्या होता है। तो कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक होता है मोलर, मोलर का मतलब होता है 1m, यानी मोलर विलयन का मतलब होता है जिसकी मोलरता कितनी हो, 1m हो। एक होता है सेमी मोलर, सेमी मोलर
सेमी मोलर का मतलब होता है जिसकी मोलरता 1/2 m हो या m/2 हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेमी मोलर विलियन का मतलब होता है ऐसा विलियन जिसकी मोलरता का मान 1/2 m हो। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा एक होता है पेंटीमोलर विलियन। पेंटीमोलर शब्द का मतलब होता है जिसकी मोलरता 1/5 m हो, 1/5 m हो या m/5 हो। ठीक है, एक टर्म होता है जिसका नाम है डेसीमोलर। डेसीमोलर विलियन का मतलब होता है ऐसा विलियन जिसकी मोलरता 1/10 यानी 1/10 m हो या m/10 हो, m/10 हो। और एक टर्म है सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब होता है ऐसा विलियन जिसकी मोलरता कितनी हो 1/100 m या m/100। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि मोलर का मतलब होता है 1 m, सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, पेंटीमोलर का मतलब होता है m/5, डेसीमोलर का मतलब होता है m/10 और सेंटीमोलर का मतलब होता है m/100। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल की। यदि आपको सवाल में ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आपको ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है उसको देखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O। सर ये तो हमें भी पता है। नहीं, आपको यदि H2C2O4 पता है तो इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें 2 जल के अणु भी होते हैं। हो सकता हो आपको पहले से पता हो इस बात का, अगर नहीं पता है तो आप ये जान लीजिएगा कि जब भी आपको ऑक्जेलिक अम्ल दिया जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा H2C2O4.2H2O। मीन्स इसमें 2 जल के अणु भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आप अणुभार निकालेंगे। एक आपको दिया जाता है निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल। एक तो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, एक होता है निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल। निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल में क्या अंतर है? निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब होता है कि इसमें जल के अणु नहीं है, जल के अणु नहीं है, तो इसका सूत्र होगा H2C2O4। ठीक है, तो एक तो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, एक होता है निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2C2O4.2H2O और निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C2O4। दोनों में क्या अंतर है? एक में 2 जल के अणु होते हैं और एक में 2 जल के अणु नहीं होते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है कि ये वाला? बिल्कुल हमें ये वाला फॉर्मूला क्या करना होगा? काम में लेना होगा, क्योंकि हम इससे इसका क्या निकालेंगे? अणु भार निकालेंगे। तो देखो इसका अणु भार निकालते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो 1 + 1 हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ना इसके अंदर। कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 2। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है? 12, तो 12 + 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। और कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? 4, तो 4 × 16 प्लस जल का अणु भार कितना होता है? 18। और कितने जल के अणु है इसके अंदर? 2, तो 18 और 18 कितना हो गया? 36। ठीक है, इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 126। तो बताओ ऑक्जेलिक अम्ल का अणु भार कितना होता है? 126 होता है। अब एक होता है निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल, इसका अणु भार कितना आएगा? तो इसमें से आप देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। इसमें 2 जल के अणु है, इसमें 2 जल के अणु नहीं है, तो इसमें से ये 36 हटा दो आप। तो 36 हटाने का मतलब 126 में से 36 माइनस कर दो। 126 में से 36 माइनस करोगे तो बताओ इसका अणु भार कितना आएगा? 126 है ना, 36 हटा दो तो कितना आएगा? 90, है ना। या फिर आप इसको जोड़ के भी देख सकते हो। 2 प्लस कार्बन का कितना? 12, 12 और 12 कितना हो गया? 24, और 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 64। जोड़ो कि कितना आएगा? 90। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर आप
ऑक्जेलिक अम्ल जो आपको दे रखा है इसका अणुभार आपको कितना काम में लेना है 126। अब इस सवाल को कर लेते हैं। देखो सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। किसका फॉर्मूला लिखना होगा, जो पूछा है आपसे, है ना, आपसे पूछा है ग्राम में मात्रा और आपको दे रखा है सेमी मोलर विलियन। इसका मतलब आपको मोलरता का फॉर्मूला लिखना है। तो मोलरता बराबर होता है WA/MA इंटू बाई VmL, ऊपर किससे गुणा करोगे 1000 से, ऊपर किससे गुणा करोगे 1000 से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विलेय की ग्राम में मात्रा निकालनी है, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा आपसे पूछी है, इसका मतलब WA आपसे पूछा है। तो M की जगह आपको क्या लिखना होगा, सेमी मोलर का मतलब क्या होता है कि मोलरता कितनी है 1/2M। तो बताओ मोलरता की जगह क्या आप क्या लिखोगे 1/2। WA आपसे पूछा है, MA कितना हो जाएगा 126, VmL कितना है 250, ऊपर किससे गुणा करोगे 1000 से। ठीक है, चलिएगा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम WA का मान निकालेंगे। तो WA बराबर आएगा 126/2, है ना, 126 इधर आ जाएगा, 250 इधर आ जाएगा बटा 1000। ठीक है, या आप इसको पहले भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो बताओ ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो यह आ जाएगा 126/8, 126/8। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो लगभग आएगा 15.75 ग्राम के आसपास। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे अगली जो सांद्रता की इकाई है उसको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।